ये हमारी FIA की सेकंड क्लास है। अगर आप वाकई में सीरियस हैं कि आपकी FIA में जॉब हो जाए, आपकी सिलेक्शन कंफर्म हो जाए, तो ये वाली वीडियो आपने पूरी देखनी है, कंप्लीट देखनी है। ये वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि ये एक प्रॉपर क्लास है। इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा रिटन टेस्ट के बारे में, सिलेबस आपको बताऊंगा कौन कौन सा सिलेबस है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपने तैयार करने हैं और कहाँ से आपने तैयार करें हैं, वो सब कुछ आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। इसीलिए अपना टाइम निकाल कर बैठ जाओ क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है, हमारा कोई ख़ास फ़ायदा है नहीं, आपका ही फ़ायदा होने वाला है। इसलिए आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने कांस्टेबल पे अप्लाई किया हुआ है, ड्राइवर कांस्टेबल पे अप्लाई किया हुआ है, ASI पे किया हुआ है, सब इंस्पेक्टर पे किया हुआ है, LDC पर, UDC पर, असिस्टेंट पर, इसका जो रिटन टेस्ट है वो कैसा होगा, कितने MCQs होंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट में से इसका आएगा और आपने इसको कंप्यूटर पर कैसे देना है वो कंप्लीट आपको बताऊंगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी क्लासेस हैं ना, सेकंड क्लास, ये हमारी पेड क्लास है। एक्चुअल में ये पेड क्लास का हिस्सा है, लेकिन ये आपको इसलिए शो हो रही है कि ताकि मैं चाहता हूं जितने बच्चे जो हैं कम से कम इससे फ़ायदा इतना उठा लें कि उनको पता हो कि सिलेबस क्या है आपका, आपने पढ़ना क्या है। अगर आप हमारी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिंपल सा तरीका है, आपने हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लेना है। फ़ीस जो है सिर्फ़ और सिर्फ आपको बहुत ही सस्ती लगा रहे हैं, जो कि है RS 1500 रुपये। बस 1500 रुपये आपने एक बार देना है। बेशक आपका टेस्ट 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, फ़ीस यही रहेगी। आपसे और 1 रुपया भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे। इसमें आपको वीडियो क्लासेस मिलेंगी और साथ में स्पेशल PDF नोट्स मिलेंगे, जो कि मैं अभी आपको शेयर भी करूंगा कि स्टडी प्लान जो है आपका वो क्या होगा, कैसे आपने पढ़ना है, हमारी क्लास के साथ जुड़ के आपने कैसे पढ़ना है। तो ये जस्ट आपको मिल रहा है 1500 रुपये में। अब आप कहेंगे सर इतनी कम फ़ीस क्यों है? कम फ़ीस इसलिए है क्योंकि बहुत से बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और हमने फ़ीस कम कर दी है। पहले ही आपने 2000 का चालान भरा हुआ है अप्लाई के टाइम पे, तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपको घर से इतने पैसे मिलने वाले हैं नहीं, तो हमने फ़ीस कम कर दी है ताकि हर बच्चा इसमें अफोर्ड कर पाए और इसमें इंटर हो पाए। तो मेरा आपको सजेशन यही है कि आपने कोशिश करनी है कि आपने क्लास में इंटर लाजमी होना है। इतने कम पैसे में आपको ना ही कोई पढ़ाएगा, इतने अच्छे तरीके से ना ही कोई आपकी तैयारी करवाएगा। जो जहाँ भी आप जाएंगे पाकिस्तान में, आपसे वो बहुत ज़्यादा फ़ीस चार्ज करेंगे और इतना अच्छा आपको पढ़ाएंगे भी नहीं, ये मेरी आपको गारंटी है। अगर इतने कम पैसे में आपको अच्छी तैयारी कोई करवाता है तो मैं वीडियोस बनाना छोड़ दूंगा, मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ। तो आपने कोशिश करनी है, अगर आपसे नहीं अफोर्ड हो पा रहा तब भी आपने हमें व्हाट्सएप पर मैसेज लाजमी करना है। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आपके सामने, ठीक है। क्लास लेनी है तब भी करना है मैसेज, नहीं लेनी तब भी आपने मैसेज करना है। हम आपका नंबर भी सेव करेंगे, साथ में आपको एक फ्री PDF बुक भी देंगे और जो इन्फॉर्मेशन होगी इस जॉब के हवाले से या किसी भी जॉब के हवाले से, कब इसके फिजिकल हैं, कब इसके रिटन टेस्ट हैं, कब इसके इंटरव्यूज़ हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको हमारे व्हाट्सएप स्टेटस पर देखने को मिलेगी हर जॉब के हवाले से, ठीक है। तो ये लाजमी आपने इस पर गौर करना है। चलते अपने क्लास की तरफ वापस। मैंने आपका कुछ टाइम ले लिया, उसके लिए मैं आपसे पहले ही सॉरी कर लिया था, ठीक है। दोबारा से सॉरी कर लेता हूँ कि 2 मिनट मैंने आपके एक्स्ट्रा ले लिए। तो बेटा इस बार जो है 2026 में FIA का जो सिलेबस है, वो जो पेपर है वो आने वाला है 100 MCQs का। इससे जो पिछली भर्ती आई थी उसमें पेपर था 60 MCQs पर मुश्तमिल था, ठीक है। अब जो आने वाला है न्यू सिलेबस, जो न्यू इसका पैटर्न है वो क्या है, 100 MCQs का पेपर होने वाला है। इसके नंबर कितने होंगे टोटल? 100 MCQs के जो पेपर होगा और 100 ही इसके मार्क्स होंगे। अच्छा, उसके बाद इसमें जो आपको टाइम मिलेगा वो बनेगा 90 मिनट का टाइम। ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, दोबारा से इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो बच्चे बाद में देख रहे हैं वीडियो को, एटलीस्ट उनको सिलेबस के बारे में कंप्लीट पता होना चाहिए। अच्छा, आपका जो पेपर होगा वो होगा कंप्यूटर पर, ठीक है। कंप्यूटर पर परेशान नहीं होना, किसी को कंप्यूटर इस्तेमाल करना नहीं आता तो मैं आपको अभी बताता हूँ, आपको 1 मिनट में आ जाएगा, वो मैं आगे बताता हूँ आपको। अच्छा, उसके बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, टेंशन फ्री हो जाना है, तुक्के आप आराम से लगा सकते हैं, ठीक है, आपके नंबर नहीं कटेंगे। उसके बाद है जी, आपके पास जो पेपर है वो इंग्लिश में होगा, ख्याल करना है आपने इसका। बहुत से बच्चे जो मैट्रिक पास हैं वो बार बार व्हाट्सएप पर सवाल भी करते हैं कि सर हम उर्दू में दे सकते हैं पेपर, उर्दू में आप नहीं दे सकते हैं पेपर, ठीक है। पेपर डिसाइड करना उनका काम है। जो जितने भी सवालात होंगे वो इंग्लिश में होंगे, बेशक वो इस्लामियात के हों, बेशक वो पाक स्टडी के हों, सब सवालात इंग्लिश में होंगे। ये बात आपको क्लियर हो चुकी होंगी। 100 नंबर का पेपर है, 100 MCQs है, 90 मिनट है, 1.5 घंटा आपको टाइम मिलेगा। कंप्यूटर पेपर होगा, उसके बाद नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और पेपर आपका इंग्लिश में होगा। अब आ जाते हैं किस सब्जेक्ट में से आपके पेपर आने वाला है। ये 100 नंबर है, कौन कौन से सब्जेक्ट में आएंगे। तो ये जो 100 नंबर का पेपर है
100 MCQs का। इसमें से जो 20 MCQs आएंगे वो आएंगे इंग्लिश में से। अब इंग्लिश में क्या क्या शामिल होगा, आपका जो वोकेबलरी पोर्शन है, सिनोनिम, एंटोनिम हो गया, इसी तरह से जो इसका ग्रामर पोर्शन है जिसमें अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं, टेंस आ जाते हैं, उसके अलावा एक्टिव, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट आ जाते हैं, प्रीपोजिशन आ जाती हैं, ये सारा इसका ग्रामर पोर्शन ये भी इसमें शामिल होगा। और कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि इसमें शामिल होगी, वो हम अगली क्लास में आपको एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद जो है इसमें 10 MCQs आने वाली हैं इस्लामिक स्टडी, ठीक है। 20 आगे इंग्लिश की, 10 आएंगी इस्लामिक स्टडीज़ की। उसके बाद पाकिस्तान स्टडीज़ में से भी आपके 10 MCQs आएंगी। और जनरल नॉलेज का जो सब्जेक्ट है, बहुत ही समझ ले बड़ा सब्जेक्ट होता है ये, इसमें से भी आपके 20 MCQs आने वाले हैं। और जो कंप्यूटर है ये भी 10 नंबर के MCQs आएंगे आपकी हर जॉब में। उसके बाद यहाँ पर मैथ के और IQ के सवाल, ये जो FIM है ना, बड़ा तंग भी करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हम इनको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे अगर आप हमारी क्लास लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारी कोई भी क्लास सोशल मीडिया पर नहीं आएगी, वो आपको थोड़ा सा फीस देनी पड़ेगी। अच्छा, इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, एक एक स्टेप आपको समझाते हैं, सिर्फ MCQs नहीं करवाते। और जो है ना, उसके बाद जो है आपके 10 MCQs आएंगे FIA जो एक्ट है उसमें से आएंगे। FIA से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं वो 10 MCQs उससे आएंगे। तो ये है आपका सिलेबस, 100 MCQs पर मुश्तमिल होगा, इसमें से आएंगे। और ये अपने आप में एक मज़ीद एक सिलेबस है, मैं आपको आगे समझाता हूँ वो कैसे सिलेबस है मज़ीद। तो जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारा जो स्टडी प्लान है, मैं आपको बता देता हूँ वो हमारा स्टडी प्लान क्या है कि हम क्लासेस में इसको कैसे कवर करेंगे इतने ज़्यादा MCQs को याद रहे। अगर आप ये सोच के बैठे हुए हैं कि पेपर बड़ा ही आसान होगा, 2-4 मैं भर के याद कर लूँगा और फिर मैं पेपर दे लूँगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। सीट उतनी नहीं है जितने अप्लायर्स हैं, अप्लायर्स लाखों में हैं, सीटें कोई 7-8 1300-1400 सीटें हैं, ठीक है। और हर पोस्ट की अलग अलग हैं, किसी की 100 हैं, किसी की 200 हैं, किसी की 800 हैं। तो इस हिसाब से सीट जो है ना इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा अप्लायर्स हैं। तो जो मेरिट होगा ना वो आपका हाई होगा। जब मेरिट हाई होता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो पेपर होता है वो डिफ़िकल्ट होता है, आसान नहीं होता। क्योंकि अगर आसान पेपर बनाते तो सबके जो है ना पूरे नंबर आ रहे होंगे, वो मेरिट कैसे बनाएंगे उसका। तो उनकी मजबूरी होती है पेपर को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करना। तो आपने तैयारी इसको शार्ट तरीके से नहीं करनी है। अगर आप सोच के बैठे हुए कि आप शार्ट तरीका करेंगे और आपकी तैयारी हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। आपने इसकी प्रॉपर करनी है। जो कंप्लीट एक सब्जेक्ट होता है वो मैं जो इस क्लास में आगे पढ़ाऊंगा सब्जेक्ट आज, उसमें आपको समझ आ जाएगी मेरी बात। अच्छा, अब हम जो करेंगे, हम कैसे करेंगे इसको, तो मैंने आपको बताया है कि क्या हम जो है ना आपको देने वाले हैं 10,000 MCQs पर मुश्तमिल एक PDF नोट्स देंगे, जो कि हमारे पेड बच्चों को मिलेगी। ज़ाहिर सी बात है ये हमारी क्लासेस के साथ जुड़ी होती हैं, तो ये सिर्फ उन्हीं को मिलेगी, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप आती है। हर क्लास के साथ 200 MCQs, 300 MCQs उस हिसाब से आती हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, आपने क्या करना है, जो बच्चे नहीं भी ले रहे क्लास उसको वो भी सुन लें। तो हम करेंगे, सिर्फ आपने मेरे साथ मिलकर 150 MCQs तैयार करनी है। जस्ट 150 MCQs कौन नहीं तैयार कर सकता एक दिन के अंदर। एक दिन में 150 MCQs तैयार करना, वो भी वो वाली जो मैं आपको एक्सप्लेन करूं यहाँ पर, तो वो बहुत ही ईजी हो जाता है। वीडियो देख के आपने 150 MCQs तैयार कर लेनी है। अब ये 150 MCQs आपके लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली हैं। अगर आप एक महीना 150 MCQs तैयार करें डेली की, तो आपके एक महीने में हो जाएंगी 4500 MCQs। 4500 MCQs बनती हैं। और पेपर जो है आपका तकरीबन 2 से 3 महीने बाद ही होगा जाके। अभी जो ईद आने वाली है, ईद के बाद फिज़िकल टेस्ट होंगे, उसके बाद फिर आपका पेपर होगा। तो आपको 2 महीने तो ऑलमोस्ट कंफर्म मिल ही जाएंगे, ठीक है। जो बच्चे बाद में मेरी वीडियो देखेंगे, क्योंकि कोई के बच्चे जाना फिर रिटर्न टेस्ट से करीब भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो वो भी परेशान ना हो। वो भी मुझे अगर लेट देखेंगे तो वो भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मसला नहीं है। उनके लिए भी हमारे पास एक सीक्रेट फार्मूला होता है, वो शार्ट टाइम के लिए होता है। अच्छा, 4500 MCQs आपने करनी है। 2 महीने में आपकी हो जाएंगी 9000 MCQs, ठीक है। और इसमें कुछ मैं 1000 MCQs कुछ और ऐड करूँगा, जिसमें पास्ट पेपर वगैरह के MCQs शामिल होंगी। पास्ट पेपर सारे करवा दूंगा आपको लास्ट में, तो ये भी हो जाएंगे। तो टोटल कितने बनेंगे, 10,000 MCQs, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी। आपको बुक लेने की भी ज़रूरत नहीं है कहीं से, आपने जस्ट यही कर लेनी है जो 10,000 MCQs हैं। अगर किसी बच्चे को 10,000 MCQs आती हो तो मुझे बताओ, क्या वो एग्ज़ाम में जाके ऐसे बैठा होगा। 10,000 MCQs बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है। अगर आपको आती है तो आप ईज़िली पेपर को कर सकते हैं। तो 150 MCQs करना बड़ी बात नहीं है। बस मेरी नसीहत आपने ये याद रखनी है कि जो जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाता आ रहा हूँ, ये उसको उसी दिन में कर लेना है। इसको डिले मत करना कि मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, ऐसा आपने नहीं करना है। अगर स्लो करोगे पता नहीं चलेगा, एट द एंड आपको 10,000 MCQs एटलीस्ट आती होंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस तरह। अब हम हर क्लास में क्या करेंगे,
जो क्लास हमारी होगी उसमें हम 2 सब्जेक्ट पढ़ा करेंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम जनरल नॉलेज को मिलाएंगे किसके साथ, इस्लामिक स्टडी को, ठीक है। एक हम पढ़ेंगे 20 नंबर वाला जिसमें 20 MCQs आएंगी, और फिर हम पढ़ेंगे उसके साथ 10 नंबर वाला, जैसा कि आज हम पढ़ेंगे जनरल नॉलेज और इस्लामिक स्टडी को। फिर नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम पढ़ेंगे इंग्लिश और पाक स्टडी को, 20 नंबर का ये है, 10 नंबर का ये है। उससे जो नेक्स्ट होगी उसमें हम पढ़ेंगे मैथ को और साथ में कंप्यूटर जोड़ लेंगे। और ये जो बचता है FIA एक्ट, ठीक है, FIA एक्ट जो है ये, इस पर मैं 2 वीडियो बनाऊंगा। 2 वीडियो आपको काफ़ी रहेंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो उसी में से ही आएंगे। अगर आपने जस्ट वो 2 क्लासेस देख ली, वो मैं इसको एट द एंड आपको बनाऊंगा, समझाऊंगा, तो ये हम किसी टाइम भी बना लेंगे। इसको आप भूल जाओ इस टाइम के लिए। आपने ये तैयार करने हैं। और करंट अफेयर के सवालात भी आते हैं, वो हम एट द एंड करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर चेंज होते रहते हैं। जब हमारा पेपर करीब आ जाएगा तो उसमें भी मैं आपको 2 क्लासेस पढ़ाऊँगा, वहाँ से आपकी ये भी क्लियर हो जाएंगी। तो ये हमारा बहुत ही आसान तरीके से रहने वाला है हमारा जो सिलेबस है पूरा। तो आपने अब क्या समझा कि हर क्लास में हम 2 सब्जेक्ट करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद भी हो, क्योंकि मैंने सिर्फ MCQs नहीं करवानी, आपको एक्सप्लेन भी करनी है चीज़ें, तो क्लास लंबी ही रहेगी हमेशा के लिए। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इस्लामिक स्टडी को करने वाले हैं, और साथ में उसके हम करेंगे जनरल नॉलेज को, ठीक है। जो बच्चे अब कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो पेपर हम कंप्यूटर पर कैसे देंगे, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्या करना है आपने, जस्ट इतना सा काम होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी आपको दिया जाएगा इस तरह का एक माउस, ये माउस आपको दिया जाएगा, ये इसका राइट क्लिक होता है, ठीक है। इसको आपने ऐसे घुमाना होता है। तो क्या करना है, इस तरह से आपको सवाल शो होगा कंप्यूटर पर, यहाँ पर आपका क्वेश्चन लिखा होगा, ठीक है, और यहाँ पर आपके होंगे ऑप्शन आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, और यहाँ पर आपको टाइम भी शो हो रहा होगा कि आपका कितना टाइम बचा हुआ है पेपर के लिए। तो यहाँ पर ये अच्छी चीज़ है कि आपको टाइम भी नज़र आएगा। तो आपने क्या करना है, जो सवाल आपने पढ़ना है, जो आंसर आपको ठीक लगे, माउस को लेकर जाओ, बस ये क्लिक कर देना है। ये सही लग रहा है तो यहाँ पर ला के उसको क्लिक कर देना है, ये सही लग रहा है तो यहाँ पर लाके क्लिक कर देना है, ये सही लग रहा है तो इसको क्लिक कर देना है। और अच्छी बात ये होती है कि जब आप रिटन टेस्ट देते हैं ना, जो हाथ वाला होता है जिसमें हम पेंसिल के साथ उसको खाने को भरते रहते हैं इस तरह से, ठीक है, तो इससे भी अच्छा है ये कंप्यूटर वाला। क्यों अच्छा है, क्योंकि आप ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। जब आप हाथ के साथ लिखते हैं तो आप ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते। जब आपने एक पर दर लगा दिया तो आप दूसरे पर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन रहता है कि आप इधर से क्लिक करके इधर कर लें, अगर ये आपको ठीक लग रहा है इधर कर लें क्लिक, तो ये चेंज भी हो जाता है, जो कि अच्छी है, जो कि हाथ से लिखने से कई हिस्से बेहतर होता है ये वाला काम जो है कंप्यूटर वाला। बस इतना सा कंप्यूटर आपने चलाना है। कंफ्यूज नहीं होना कि कंप्यूटर मुझे नहीं चलाना, आपने कौन सा वहाँ पर जाकर सॉफ्टवेयर बनाने हैं। ऐसे आपने बस पेपर अटेंड करना है, क्लिक करने हैं, सिंपल सा तरीका है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अच्छा जी, तो अपने क्लास की तरफ वापस आते हैं। तो आपको मैंने बताया है कि बेटा ये जो सब्जेक्ट है ना, इस्लामिक स्टडी जनरल सब्जेक्ट, ये कंप्लीट एक सब्जेक्ट की तरह ही आपने इनको लेना है। इनको आपने रटा नहीं लगाना, इनको आपने तरतीब से करना है। जैसे आपके मैट्रिक FA FSC में सब्जेक्ट हुआ करते थे जिनमें क्या क्या नाम था, बायोलॉजी था, मैथमेटिक्स था, इस तरह से इस्लामिक स्टडीज़ था, पाक स्टडीज़ था, उनमें चैप्टर होते थे। आपने सुना ना कि पहला चैप्टर ये है, लेसन 1 ये है, लेसन 2 ये है, लेसन 3 ये है, इंग्लिश आपने पढ़ी होगी। ऐसे ही ये भी तो सब्जेक्ट है ना, इनके भी आपने लेसन वाइज, इनको आपने चैप्टर वाइज करना है। जैसा कि इस्लामिक स्टडीज़ में हमने क्या क्या कवर करना है, ये आपने इसकी आउटलाइन देख लेनी है, जो आपका सिलेबस है एक्चुअल में। ये आपको यहाँ पर आपने करने हैं पिलर्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम के जो पिलर्स हैं, इस्लाम के जो अरकान हैं, ये एक चैप्टर है इसका, ठीक है। दूसरा चैप्टर इसका कौन सा रहेगा, यहाँ पर ये रहेगा फंडामेंटल्स बिलीफ्स एंड सोर्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम के सोर्स कितने हैं और फंडामेंटल बिलीफ्स कितने हैं, जिसमें हमारा ईमान मुफस्सल मुजम्मिल ये सारे आ जाते हैं। तो ये एक चैप्टर हो गया हमारा, ठीक है। इसी तरह से होली कुरान और हदीस जो है हमारी हैं, हदीस पाक है, ये एक चैप्टर है। और इन चैप्टर में मज़ीद फिर क्या है आपको समझ आना चाहिए, मज़ीद इनमें टॉपिक होते हैं। जैसा कि आपके चैप्टर में मज़ीद फिर टॉपिक होते थे ना, कि न्यूटन का 3rd लॉ है, 2nd लॉ है, 4th लॉ आ गया, ठीक है। इसी तरह से ये सारे क्या होते थे वहाँ पर अपना लेसन की टाइप के होते थे, ऐसे ही यहाँ पर भी आपने टॉपिक करने हैं। इसी तरह से आगे है सीरा ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत नबवी है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान भी आ जाएगा, आप ख़ुद भी आ जाएंगे, आपकी अम्मी जान, आपकी बीवी, आपके रिश्तेदार, वो सारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर आपके दादा जान सब उसमें आ जाएंगे। ये एक पूरा एक अपने आप में एक चैप्टर है, ये हम 1 by 1 इसके MCQs भी कवर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर है बैटल ऑफ इस्लाम, इस्लाम में कितनी जंगें हुई हैं, जंग बदर है, जंग ओहद है, उसके हवाले से जितनी भी जंगें
जंगें हो चुकी हैं वो हमने यहाँ पर कवर करनी है, अलग से एक चैप्टर है। उसके बाद खुलफाए राशिदीन के बारे में बहुत सवाल आते हैं, हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, इनके बारे में। और इसमें से कुछ और सवाल ये भी आते हैं कि जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं इस्लाम में उनके बारे में, स्कॉलर्स वगैरह हो सकते हैं, वो कोई और बादशाह वगैरह हो सकते हैं, या जो मेन आइडियाज़ वगैरह हैं जो कि इस्लामिक स्टडीज़ में आते हैं, तो वो भी आपने साथ में कवर करने हैं। ये है हमारा इस्लामियात का सिलेबस। तो आज हम पहला चैप्टर कवर करेंगे इसी वीडियो में। तो नेक्स्ट मैं आपको पहले जनरल नॉलेज का भी बता देता हूँ। इसी तरह से जो जनरल नॉलेज है ये भी अपने आप में एक सब्जेक्ट है, इसके भी चैप्टर्स हैं, इसको भी आपने टॉपिक वाइज करना है। तो आपके सवालात हो ही नहीं सकता कि बाहर आ जाएं कहीं से। आपको जब सारे टॉपिक आते होंगे तो आपका पेपर 100% होना तय है, ये मेरी आपको गारंटी मिल रही है। अच्छा, इस तरह से इसमें जो चैप्टर यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, ये है वर्ल्ड जियोग्राफी, इस वर्ल्ड हिस्ट्री, ओशन एंड सीज, लैक ऑफ द वर्ल्ड। देखो ये जनरल नॉलेज कितना बड़ा सब्जेक्ट है, इसके इतने सारे चैप्टर हैं, लेकिन वन बाई वन करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। समझाता भी आऊँगा, साथ में MCQs भी कराता हूँगा। जो दुनिया की झीलें हैं, रिवर, दरिया कितने हैं दुनिया में, इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स जो बंदरगाहें होती हैं वो कितनी हैं, आइलैंड्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, डेजर्ट हैं, कैपिटल कंट्रीज़ हैं, करेंसी ऑफ द कंट्रीज़ हैं, पार्लियामेंट के नाम है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी समझाऊंगा आपको। तो ये अपने आप में क्या है, सब के सब क्या है, चैप्टर हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो हमारे पेड बच्चे हैं उनको तो ये PDF मिल जाएगी, जो दूसरे हैं तो वो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, तो ये हमारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो आज हम जो करने वाले हैं इस्लामिक स्टडीज़ में हम करेंगे अपना पिलर्स ऑफ इस्लाम को, और जनरल नॉलेज में हम करेंगे हमारा ये वाला चैप्टर जो कि है कैपिटल्स ऑफ कंट्रीज़, जिसमें हम जितने भी कंट्रीज़ हैं दुनिया में उनके हम कैपिटल जो हैं, कैपिटल सिटी जो होते हैं, दारुल हुकूमत होते हैं, उनको हम तैयार करेंगे। तो चलते हैं क्लास की तरफ, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर सवाल आ चुके हैं जो कि हैं इस्लामिक स्टडीज़ पर, और ये हैं 1000+ MCQs हैं जो कि हमारे अपने डिज़ाइन करदा हैं, और माजरत के साथ ये सिर्फ हमारे पेड बच्चों को ही मिलेंगे। अगर आपने बुक लेनी है तो वो तो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन ये हमारे क्लासिक से अटैच हैं तो हम इसको तो आपको नहीं दे पाएंगे जो दूसरे बच्चे हैं हमारे। अच्छा, ये हमारे 1000 MCQs हैं, प्लस इसी तरह से आपने 1000 MCQs करने हैं। तकरीबन आपके 7 से 8 सब्जेक्ट हैं, 8-9 हज़ार आपके MCQs हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हैं और यहीं से तैयार करने, कोई ज़रूरत नहीं है बुक वगैरह लेने की। अच्छा, उसके बाद पहला हमारे यहाँ पर जो टॉपिक है वो कौन सा मैंने आपको बताया था, वो है हमारा पिलर्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम के जो अरकान हैं बुनियादी, उनके ऊपर हमारा टॉपिक है। तो पहला सवाल हमारे पास है, हाउ मैनी पिलर्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम के कितने पिलर्स हैं, इस्लाम के कितने बुनियादी अरकान हैं। ये आपने बेसिक क्लास में पढ़ा हुआ है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। हाउ मैनी पिलर्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम के कितने पिलर्स हैं, तो कितने हैं, 5 है टोटल, ठीक है। इस्लाम के कितने पिलर्स हैं, टोटल 5 पिलर्स हैं। ये आप सबको पता है कि शहादा है उसमें, उसके बाद उसमें आपको ये भी पता है कि नमाज है, ज़कात है, रोज़ा है, इसी तरह से हज है। ये 5 हमारे क्या हैं, बेसिक रुकन है, वहीं से हम कहते हैं, इंग्लिश में हम इन्हें पिलर्स ऑफ इस्लाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम, इस्लाम का जो पहला बुनियादी जो पिलर्स है वो कौन सा है। तो पहला आपको सबको पता है वो कौन सा है, शहादा, जिसमें हम कलमा शहादत पढ़ते हैं, जिसमें हम इकरार करते हैं अल्लाह के एक होने का, और उसमें हम इकरार करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के क्या हैं, पैगंबर हैं, रसूल हैं। शहादा मीन्स, पूछा गया शहादा का मतलब क्या बनता है। शहादा का मतलब बनता है, क्या मतलब बनता है, डिक्लेरेशन ऑफ फेथ, कि आपने अपने ईमान का इजहार करना है। डिक्लेरेशन आप क्या करना है, अपने फेथ, अपने ईमान का इजहार करना है। मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, कुछ बच्चों की जो है ना नज़रें ख़राब होती हैं, उनको बारीक लफ्ज़ नज़र नहीं आते, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको और बढ़ा लेता हूँ। शहादा इंक्लूड्स बिलीफ इन, पूछा गया है कि जो शहादा है उसमें कौन कौन से बिलीफ शामिल होते हैं, कौन कौन से उसमें यकीन शामिल होते हैं। तो शहादा में जो बिलीफ शामिल होते हैं वो होते हैं कौन कौन से, अल्लाह और उनका, अल्लाह एंड हिज मैसेंजर, अल्लाह पाक और जो उनके रसूल पाक हैं उसके अंदर शामिल होते हैं कल शहादा के अंदर, ठीक है। उसके बाद द सेकंड पार्ट ऑफ द शहादा रेफर्स टू, पूछा गया है कि जो शहादा का सेकंड पार्ट है वो किस चीज़ से ताल्लुक़ रखता है, किससे ताल्लुक़ रखता है, ये सबको पता है ना। शहादा मतलब क्या हुआ, जो हम हमारा कलमा शहादत है, फर्स्ट पार्ट में हम अल्लाह की उसको बयान करते हैं, सेकंड पार्ट में हम जो रसूल पाक होते हैं उनकी गवाही देते हैं। तो ये किससे ताल्लुक़ रखता है, प्रॉफिटहुड, नबूवत से ताल्लुक़ रखता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को डिक्लेयर करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द कलमा तैयबा इज़, कलमा तैयबा क्या है पूछा गया है। फर्स्ट कलमा है, सेकंड कलमा, ये तो सबको पता होगा, पढ़ा, ये तो फर्स्ट कलमा ही है कलमा तैयबा। उसके बाद है जी ला इलाहा इल्लल्लाह मीन्स, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या बनता है। इसका मतलब बनता है देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, के कोई भी खुदा नहीं है लेकिन अल्लाह के सिवा। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। द कंसेप्ट ऑफ तौहीद रिलेट्स, तो पूछा गया है तौहीद का जो कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेट करता है। तो किससे रिलेट करता है, तौहीद का मतलब होता है अल्लाह को वहदानियत मानना, अल्लाह ताला को यकता मानना। तो ये क्या रहेगा, वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला को एक मानना। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है जी सलाह बिकेम ऑब्लिगेटरी इन विच इवेंट। अब ये हमारा दूसरा पिलर आ गया इस्लाम का। पूछा गया कि जो नमाज है वो कब जो है ना ऑब्लिगेटरी मतलब फ़र्ज़ हुई थी, कौन से इवेंट पर हुई थी। ठीक है, कौन सा वाक़या हुआ था जहाँ पर नमाज जो है उसको फ़र्ज़ किया गया था, जो कब हुई थी, जो वाक़या मेराज हुआ था तब हुई थी। वाक़या मेराज जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना आसमानों पर गए थे, अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुलाया था, तो वहाँ पर फिर उनकी मुलाकात होती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह पाक से। और फिर जब वापस आते हैं वहाँ पर जो है ना 50 जो नमाज़ें दी जाती है। फिर वापस आते हैं तो नीचे हज़रत मूसा अलैहि सलाम होते हैं, फिर वो उनको वापस मशवरा देते हैं कि आप वापस जाए, नमाज़ें कम करवा के आएँ। इसी तरह से एक पूरा वाक़या है जिसमें आप सल्लम बार बार जाते हैं और नमाज़ें कम होती रहती हैं और आखिर में आके 5 बन जाती हैं। तो 5 नमाज़ें फिर जो है ना आप सल्लम कहते हैं कि बस ये लास्ट आखिरी एंड है, अब मैं जो है ना वापस नहीं जा सकता अल्लाह पाक के पास कि मैं, हमारी जो उम्मत है वो 5 नमाज भी नहीं पढ़ सकेगी। तो इसीलिए 5 नमाज़ें फ़र्ज़ होती हैं। ये पूरा वाक़या मेराज है, तो नमाज उसी वक्त ही फ़र्ज़ हुई थी। ठीक है, उसके बाद है जी सलाह वाज मेड ऑब्लिगेटरी इन द ईयर। अब पूछा गया है कि जो नमाज है ये फ़र्ज़ हुई थी कौन से साल में हुई थी, कौन सा इसकी डेट क्या थी। तो ये हुई थी 10th नबवी में। ठीक है, 10 नबवी में ही यही डेट आती है वाक़या मेराज की। ठीक है, तो मेराज का जो वाक़या है वो भी कब हुआ है, 10 नबवी को ही हुआ है, क्योंकि नमाज भी इसी वक्त ही फ़र्ज़ हुई थी, तो उसी रात में ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मैनी प्रेयर्स वर फर्स्ट मेड ऑब्लिगेटरी। पूछा गया है कि सबसे पहले कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ हुई थी। तो कितनी हुई थी, 50 हुई थी सबसे पहले। ठीक है, लेकिन फिर बाद में कम हो के उसी वक्त ही फिर जो है ना ये 5 हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डेली ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स आर, जो हमारी रोज़ाना की जो हमारे पर फ़र्ज़ नमाज़ें हैं वो कितनी है। ये सबको पता है टोटल नमाज़ें कितनी है, 5 टाइम की नमाज़ें हमारे पर फ़र्ज़ हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट एक्ट ऑफ सलाह कार्ड। पूछा गया है कि नमाज का सबसे पहला जो एक्ट है उसे हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, सबसे पहले हम कहते हैं अल्लाहु अकबर। तो ये है तकबीर तहरीमा। तो इसको क्या बोलते हैं, तकबीर तहरीमा बोलते हैं। ये हमारा फर्स्ट एक्ट है। इंटेंशन बिफोर द सलाह इज़ कार्ड। पूछा गया है कि नमाज से पहले जो हम इंटेंशन करते हैं, तवज्जो लाते हैं, नियत करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे नियत कहते हैं। ठीक है, निया, इसे क्या बोलते हैं अरबी में, निया कहते हैं। नमाज पढ़ने से पहले जो हम नियत कर रहे होते हैं उसे बोलते हैं। इन विच सूरा इज़ द कमांड ऑफ द वुज़ू मेंशन। पूछा गया है कि कौन सी सूरत में जो वज़ू के अहकामात है, जिसे हम एबल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, अक्सर लफ्ज़ एबल्यूशन ही आता है पेपर में, तो एबल्यूशन कैसे कहते हैं, वज़ू को कहते हैं। तो ये पूछा गया कि कौन सी सूरत में वज़ू के अहकामात आए थे। तो ये आए थे कौन सी सूरत में, सूरत जो अल-माइदा है उसमें इसके अहकामात आए थे। ठीक है, वज़ू के अहकामात किस में आए थे, सूरत अल-माइदा में, और इसमें ही बताया गया था कि वज़ू के जो फ़राइज़ हैं वो 4 हैं। हाउ मैनी फ़र्ज़ ऑब्लिगेटरी एक्ट्स आर देयर इन द वज़ू। पूछा गया है कि वज़ू में कितने जो है ना रुकन जो है वो फ़र्ज़ हैं, वो तो कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, ये 4 है जिसमें चेहरे का धोना है, मसा करना है, इस तरह से 4 जो वज़ू के रुकन होते हैं वो फ़र्ज़ होते हैं। बाकी जो होते हैं उसमें कुछ सुनते होती हैं, किसमें कुछ वाजिबात हो जाती हैं। अच्छा, इशा फ़र्ज़ रकात आर्स। पूछा गया कि इशा की जो फ़र्ज़ रखते हैं वो कितनी है। ये सबको पता है 4 रखते होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है द डायरेक्शन ऑफ द प्रेयर इज़ कॉल्ड। पूछा गया है कि जो हम नमाज़ पढ़ते हैं उसकी जो सिमत होती है उसको हम क्या कहते हैं, किसकी तरफ मुँह करके पढ़ते हैं। तो वो क्या होती है, किबला कहते हैं उसे। हम क्या कहते हैं, किबला की तरफ। हम नियत में भी कहते हैं ना कि मुँह किबला की तरफ, तो ये हमारी नियत में भी होता है नमाज़ पढ़ते वक्त, तो हमारी डायरेक्शन भी किबला की तरफ होती है। द कॉल टू प्रेयर इज़ कॉल्ड। पूछा गया है कि प्रेयर के लिए जो हम कॉल करते हैं, बुलाते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो उसे हम अजान कहते हैं। ये सिंपल सवाल हैं। ठीक है, तो मैं बेसिक से लेकर सब पढ़ा रहा हूँ आपको। बेशक मुश्किल सवाल आएंगे वो भी साथ में करेंगे, आसान भी करेंगे, इसलिए आपने सब ही करने हैं, कवर करने हैं, क्योंकि आपके पास टाइम बचा हुआ है बहुत ज़्यादा। फेसिंग द किबला ड्यूरिंग द सलाह। पूछा गया है कि किबला की तरफ जब हम फेस करते हैं नमाज के दौरान उसे हम क्या बोलते हैं, वो क्या चीज़ है। तो वो फ़र्ज़ होता है। ठीक है, ये लाजमी होता है कि आपका जो फेस है काबा की तरफ हो, वरना आपकी नमाज नहीं होगी, इसलिए ये फ़र्ज़ होता है।
नमाज कसूफ इज़ परफॉर्म ऑन द ओकेजन ऑफ। अब ये जो नमाज कसूफ है पूछा गया है कि ये कौन से मौके पर अदा की जाती है। नमाज कसूफ अदा की जाती है जब सोलर इक्लिप्स हो रहा है, जब सूरज किरण हो रहा हो तब ये नमाज़ पढ़ी जाती है। ये आपने शायद नहीं पढ़ी होगी। ये वैसे कोई फ़र्ज़ नमाज नहीं है, ये एक नफल नमाज होती है, इसमें 2 नफल पढ़ी जाती हैं। कौन सी है ये नमाज कसूफ, ये याद कर लो अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर आता है। एक होती है नमाज खसूफ, वो खे से आती है, ठीक है, एक काफ से आती है। काफ वाली जो होती है इसको याद कर लो, ये सूरज के लिए होती है। और जो खे वाली होती है, खे समझ लो कि चांद चे के करीब है ना, आपने शुरू में पढ़ा था ना, चे से मतलब चांद, तो इसको आप यूँ याद कर लो, खे के बाद चे आता है, तो ये समझ लो ये चांद वाली है। जब चांद गिरन होगा, जब लोनर इक्लिप्स होगा, तो तब आपने कौन सी पढ़नी होती है, खसूफ। जब सोलर इक्लिप्स होगा जिसमें सूरज गिरन होगा तो आप कौन सी पढ़ सकते हैं, कसूफ नमाज़ पढ़ते हैं। ये वैसे क्या है, फ़र्ज़ नमाज नहीं, याद रखना है आपने। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है नमाज खसूफ, या आ भी गया है सवाल, नमाज खसूफ इज़ परफॉर्म ऑन द ओकेजन। पूछा गया है कि नमाज खसूफ कौन से मौके पर अदा की जाती है, तो ये किस पर करते हैं, लूनर इक्लिप्स पर, ठीक है, जो हमारा चांद गिरन होता है तब ये अदा की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेयर फॉर रेन इज़ कॉल्ड। बारिश के लिए जो हम प्रेयर करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं नमाज इस्तिस्का। ये भी शायद आपने ना पढ़ी है, पहले ज़माने में पढ़ते थे, अब भी पढ़ते हैं, ठीक है। जिस इलाके में बारिश नहीं हो रही होती ना, तो फिर नमाज़ पढ़ी जाती है, उसे बोलते हैं नमाज इस्तिस्का, ठीक है। ये अल्लाह से दुआ की जाती है, सब लोग इकट्ठे होते हैं, एक नफिल नमाज है, ये भी समझ लो। और ये जब आप पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक बारिश भी बरसा देते हैं। ये पहले ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उस वक्त जो है ना हमारे ये वाला सिस्टम नहीं था, बोरिंग वाला, कि बोरिंग के ज़रिए हम पानी निकाल लेते थे, जो हमारे मोटर्स वगैरह में होते हैं। तो उनका सिस्टम बेचारों का बारिश के पानी पर चलता था, ज़मीनों को जो पानी देना है वो भी उस पर चलता था, उनके जो जानवर होते थे वो भी इसी पानी को पीते थे। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता था, जब नहीं बारिश होती थी तो अल्लाह पाक से दुआ की जाती थी नमाज इस्तिस्का पढ़ के, तो अल्लाह पाक बारिश बरसाते थे। और आज भी पढ़ते हैं, काफ़ी जिन इलाकों में नहीं होती है वो पढ़ते हैं इस नमाज को। फ्यूनरल प्रेयर इज़ कॉल्ड। पूछा गया कि फ्यूनरल प्रेयर जो है ये क्या है, ये बोलते हैं नमाज जनाजा को, ठीक है। ये कौन सी है, जनाजा की नमाज है। फ्यूनरल प्रेयर इज़ एन, जो फ्यूनरल प्रेयर है वो क्या चीज़ है, पूछा गया है। फ़र्ज़ किफ़ाया है, फ़र्ज़ है, सुन्नत है, तो ये क्या है, फ़र्ज़ किफ़ाया है, ठीक है। फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब क्या हुआ, ये इस फ़र्ज़ को कहते हैं कि अगर कुछ बंदे इलाके के जो है ना इस नमाज को पढ़ लें तो नमाज जनाजा अदा हो जाती है। लाजमी नहीं है कि पूरा मजमा इकट्ठा हो तभी नमाज जनाजा होगी। अगर किसी इलाके के कुछ बंदे चले जाएँ, 10 से 5 बंदे भी चल जाएँ तो नमाज जनाजा अदा हो जाती है, क्योंकि ये फ़र्ज़ नमाज नहीं है, किसी पर फ़र्ज़ नहीं है। जैसे कि हमारे पास फ़जर की नमाज़ फ़र्ज़ है, ज़ुहर की आपने पढ़नी है, ये फ़र्ज़ नमाज़ें हैं, ये कोई फ़र्ज़ नमाज नहीं है। कोई भी चला जाए एक इलाके का बंदा तो उसके होने से भी ये नमाज क्या हो जाती है, अदा हो जाती है। इसे बोलते हैं अपना फ़र्ज़ किफ़ाया। किफ़ाया का मतलब होता है सब की किफ़ालत होगी उससे। ईद प्रेयर्स आर ऑफर्ड, और पूछा गया है कि जो ईद प्रेयर्स हैं वो जो अदा की जाती हैं उसकी कितनी रकत होती हैं, तो 2 रकत ही होती है, आपको पता है। जो हमारी ईद उल फितर और ईद उल अज़हा है उसमें हम 2 रकत ही पढ़ते हैं। फ्राइडे प्रेयर इज़ कॉल्ड, फ्राइडे प्रेयर को क्या कहते हैं, जुम्मा कहते हैं। ये भी सिंपल सा सवाल है। नेक्स्ट है जी ज़कात। ज़कात इज़ द पिलर ऑफ इस्लाम। ज़कात जो है इस्लाम का कौन सा पिलर है, पूछा गया यहाँ पर। तो ज़कात जो है इस्लाम का तीसरा पिलर है। अब आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। अब आप कहेंगे सर ये कैसे, पहला तो होता है शहादत, ठीक है, पहला हमारा शहादा है। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास है वो नमाज है। अब तीसरा आप कहेंगे कि रोज़ा है, रोज़ा नहीं है, ख्याल करना है। ये जो है ना हमें बेसिक क्लास में यही पढ़ाया गया है कि तीसरे नंबर पर क्या है, रोज़ा है। और बहुत सारी किताबों में भी आपको अभी भी देखने को मिलेगा, शायद आपको गूगल पर भी देखने को मिले कि तीसरे नंबर पर किसको रखा जाता है, रोज़े को रखा जाता है। लेकिन नहीं, जो सही तरतीब है वो क्या है, पहले हमारा शहादत नमाज और तीसरे नंबर पर रोज़ा नहीं बल्कि ज़कात है। तो आपने ऑप्शन गलत नहीं लगाना है, ठीक है। तीसरे नंबर पर क्या आएगा हमारे पास, ज़कात। यही आंसर सही रहता है हमारी जो सरकारी बुक्स हैं उसी के हिसाब से। तो आपने ये लगाना है, बेसिक क्लास को भूल जाना है। मैं जानता हूँ कि वहाँ पर जो है तीसरे नंबर पर कौन सा होता है, वो ज़कात नहीं होता बल्कि रोज़ा होता है, ठीक है। लेकिन ये ज़कात होगा। और फोर्थ नंबर पर कौन सा है, रोज़ा है, ठीक है। ये बेसिक पिलर्स ऑफ इस्लाम। और 5वें नंबर पर क्या होता है, हज होता है। यही हमारे इस्लाम के बेसिक पिलर्स हैं। तो जो ज़कात है वो कौन से नंबर पर है, 3rd नंबर पर आती है, याद रखना है आपने।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मिनिमम वेल्थ फॉर ज़कात इज़ कॉल्ड। पूछा गया है कि ज़कात के लिए जो वेल्थ होती है, जिसके पास जो दौलत होती है, वो क्या कहलाती है? उसे हम बोलते हैं निसाब। ठीक है, ये निसाब से मतलब क्या हुआ कि किसके पास कितनी रकम होगी और किस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी, किस पर नहीं होगी, ये डिसाइड करता है उसका निसाब। निसाब क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। ज़कात इज़ जनरली, पूछा कि ज़कात जो है कितने % होती है आमतौर पर? तो ये होती है 2.5%। ठीक है, ये किस पर होती है? अगर किसी बंदे के पास 7.5 तोले क्या है, सोना है। ठीक है, सोना है या इसके इक्वल कोई रकम है उसके पास, या फिर 52.5 तोले उसके पास क्या है, चांदी है, या इसके इक्वल उसके पास कोई रकम है। ठीक है, जो जिसको रखे हुए 1 साल हो चुका है, याद रहे ये 1 साल से उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, उसके पास उतनी की उतनी रखी हुई है, तो इस पर ज़कात लागू हो जाती है, जो कि कितनी होती है, 2.5%। मतलब 100 रुपये में से आपने 2.5 रुपये देने होते हैं, और यही इसका निसाब भी कहलाता है। ठीक है, 7.5 तोले सोना हो या 52.5 तोले चांदी हो, जिसको रखे हुए 1 साल हो चुका हो, उस पर लगेगी ज़कात। ये इसका निसाब होता है। ज़कात प्योरीफाइज, पूछा कि ज़कात जो है प्योरीफाई कर देती है, पाक कर देती है। किसको पाक कर देती है? हमारी जो दौलत होती है, पैसा होता है, उसको। अगर आप ज़कात नहीं देंगे तो अल्लाह की नज़र में वो ज़कात हराम है, वो प्योरीफाई नहीं है, और वो पैसा हराम का काउंट होता है। द मसारिफ़ ज़कात आर मेंशन एंड, पूछा गया है कि मसारिफ़ ज़कात जो है किस में मेंशन है, कौन सी सूरत में मेंशन है? यहाँ पे कुरान पाक की सूरतों के नाम है, तो ये है सूरत अत-तौबा में। ठीक है, जो सूरत तौबा है उसमें मसारिफ़ ज़कात आया। मसारिफ़ ज़कात क्या होते हैं कि ज़कात आपने किन किन को देनी है? टोटल ये 8 आए हैं सूरत अत-तौबा में, जिसमें मस्कीन है, यतीम शामिल हैं, उसमें मुसाफिर भी शामिल हैं, कोई जंगी कैदी हैं वो भी इसमें, कैदी जो हैं जिनको सज़ा हुई पड़ी है वो भी इसमें शामिल हैं। तो आप इन 8 जो मसारिफ़ हैं इनको आप ज़कात दे सकते हैं, हर किसी को नहीं देनी। ठीक है, जो हकदार होता है उसी को देनी पड़ती है ज़कात। सदका आप किसी को भी दे सकते होते हैं। उसके बाद है जी, हाउ मैनी कैटेगरीज ऑफ मसारिफ़ ज़कात आर मेंशन इन इस्लाम। पूछा गया है कि कितने मसारिफ़ ज़कात जो हैं बयान किए गए हैं इस्लाम के अंदर, तो मैंने अभी आपको बताया वो 8 हैं टोटल। फास्टिंग इज़ कॉल्ड, पूछा गया है कि जो रोज़ा है, फास्टिंग मीन रोज़ा, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अरबी में कहते हैं सोम। ठीक है, इसे हम सोम कहते हैं। फास्टिंग इज़ ऑब्जर्व्ड इन, पूछा गया है कि जो फास्टिंग है वो कब होती है? तो कब होती है? सबको पता है, रमज़ान के महीने में होती है, जो रोज़े हम रमज़ान के महीने रखते हैं। फास्टिंग बिकेम द ऑब्लिगेटरी इन, पूछा गया है कि जो रोज़ा है वो फ़र्ज़ हुआ था। कब रोज़े फ़र्ज़ हुए थे? ये हुए थे 2 हिजरी को। ठीक है, 2 हिजरी को रोज़े क्या हुए थे? फ़र्ज़ हुए थे। ओपनिंग फास्ट इज़ कॉल्ड, पूछा गया है कि रोज़े के खोलने को हम क्या कहते हैं? जो कि आपका फेवरेट टाइम है, जिसमें आप क्या करते हैं, अफ्तारी कर रहे होते हैं, जिसमें आप बहुत खुश होते हैं कि आपको फ्री में खाना मिल रहा होता है, तो ये हमारा इफ्तार होता है। प्री डॉन मील इज़ कॉल्ड, पूछा गया है कि प्री डॉन मील को क्या कहते हैं? प्री डॉन का मतलब, डॉन का मतलब होता है सुबह। ठीक है, ये लफ्ज़ है डॉन। प्री डॉन का मतलब है कि सुबह से पहले। सुबह से पहले क्या होती है? सहरी का मील होता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? सहरी बोलते हैं। तरावी प्रेयर इज़ ऑफर्ड इन, पूछा गया है कि तरावी की जो नमाज है वो कब ऑफ़र की जाती है? तो ये सबको पता है, ये इस रमज़ान में ही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, हज इज़ द पिलर ऑफ इस्लाम। हज जो है इस्लाम का कौन सा पिलर है? हज जो है इस्लाम का कौन सा पिलर है? अपना 5th पिलर। ठीक है, 5वें नंबर पर आता है हज। हज इज़ परफॉर्म्ड इन, पूछा गया है कि हज कब अदा किया जाता है, कौन से महीने में अदा किया जाता है? ये कहता है जुल्हज्जा के महीने में। ठीक है, हज इज़ ऑब्लिगेटरी ऑन, पूछा गया है कि हज जो है कब फ़र्ज़ हुआ था? तो हज, बल्कि यह है हज इज़ ऑब्लिगेटरी ऑन, हज किन पर फ़र्ज़ है? तो किन पर फ़र्ज़ है? ये फाइनेंशियली जो कैपेबल हो और फिज़िकली फ़िट भी हो, जो मतलब साहिब इस्तिताअत हो। हर किसी पर हज फ़र्ज़ नहीं है। जिसके पास पैसा है और वो फिज़िकल भी फ़िट होना चाहिए, बेशक उसके पास पैसा हो और वो बीमार हो, चल फिर ना सकता हो, तो उस पर भी हज फ़र्ज़ नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर आवाम होती है, वहाँ पर रश ज़्यादा होता है, तो किसी ने मरने नहीं जाना वहाँ पर। इस्लाम कभी भी किसी पर सख्ती नहीं करता है। तो जो बंदा फिज़िकली भी फ़िट है और पैसा भी है, तो ये उसी पर ही फ़र्ज़ होता है हज। तो नेक्स्ट कुछ हमारे पास है, हज इज़ परफॉर्म्ड एट, हज जो है कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है? ये किया जाता है कहाँ पर? काबा में परफॉर्म किया जाता है। अब आपने याद रखना है कि जो हज होता है ना, ये काबा में ही होता है। जो मदीना मुनव्वरा का सिटी है, जो कि मदीना मुनव्वरा शहर है, वो थोड़ा सा दूर है मक्का मुकर्रमा से, और वो इसका पार्ट नहीं है हज का, लेकिन लोग जाते हैं ज़ियारत के लिए, और जाना भी चाहिए। इतनी समझ लो कि खैर और बरकत वाली जगह है जहाँ पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो मदीना मुनव्वरा में जाते भी हैं। लेकिन जो सब हज के रुकन होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? मक्का मुकर्रमा में होते हैं। काबा का जो मकाम है इसमें फिर मस्जिद
सारे स्टेप हैं इसके, और उम्रा भी यहाँ पर ही होता है, ठीक है। फिर लेकिन जो भी जाते हैं वहाँ पर तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने वो कैसे वापस आ सकते हैं मदीना मुनव्वरा में जाए बगैर, इसलिए आपने ये दिमाग में रखना है। उसके बाद है सर्कलिंग द काबा इस्कार। पूछा गया है कि काबा के गिर्द जो हम चक्कर लगाते हैं, सर्कलिंग करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? जो हाजी चक्कर लगाते हैं ना काबा के गिर्द, तो जो किसे हम क्या कहते हैं? तवाफ़ कहते हैं, ठीक है। ये हज का एक मेन रुकन है तवाफ़ करना। उसके बाद है जी रनिंग बिटवीन सफ़ा एंड मरवा। सफ़ा और मरवा के दरमियान में जब हम रनिंग कर रहे होते हैं, मतलब दौड़ लगाते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं सई, ठीक है। ये लफ्ज़ क्या है? सई है। अब ये भी एक हज का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये क्या है? सफ़ा और मरवा ये दोनों क्या हैं? पहाड़ियाँ हैं। एक पहाड़ी इस तरह है, एक पहाड़ी यहाँ पर है। तो इसके दरमियान क्या करते हैं? हाजी जो हैं, जो हज पे गए होते हैं, वो रनिंग करते हैं। यहाँ से ऐसे जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। यहाँ से ऐसे जाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ से वापस इस तरह से। तो ये एक्चुअल में ये एक पार्ट है। वो क्यों लगाते हैं चक्कर इसका? क्योंकि ये सुन्नत है अम्मी हाजरा की, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी थी, ठीक है। तो उनके जो बेटे थे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जिनको आजमाइश आई थी वहाँ पर, वो छोड़ के आ गए थे, तो वो पानी के लिए फिर वो तरस रहे थे। तो फिर वो पानी ढूंढने के लिए जो अम्मी हाजरा जो हैं सफ़ा से मरवा की तरफ भागी थी, फिर मरवा से सफ़ा की तरफ भागी थी पानी ढूंढने के लिए। तो लेकिन पानी नहीं मिला था, तो ये उनकी सुन्नत को ताज़ा किया गया है। फिर वहीं से फिर एक स्टेप होता है, मौज़ा ज़ाहिर होता है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब अपना एड़ी का वो अपना लगाते हैं उस पर, तो वहाँ से चश्मे जारी हो जाते हैं, जिससे आब ज़मज़म निकलता है, जो कि आजकल भी आपको पता है अवेलेबल है। तो ये पूरा वाक़या है, डिटेल में नहीं बता सकता आपको, फिर कभी इंशाल्लाह बता दूंगा। तो ये इसलिए मेन स्टेप है, ठीक है, हज का। स्टेइंग एट अराफात इज़ कॉल्ड। पूछा गया कि अराफात में रुकना, अराफात के मज़ार में रुकना, उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं वकूफ़। ये भी हज का एक अहम रुकन है। जो अराफात का मकाम होता है वहाँ पर हाजियों को रुकना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं वकूफ़। थ्रोइंग स्टोन एट द सैटन पिलर इज़ कॉल्ड। पूछा गया है कि शैतान के जो पिलर्स होते हैं, शैतान के जो मीनार लगे होते हैं, उस पर पत्थर फेंकना, वो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं रमी, ठीक है। ये नाम आप याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, रमी इसको बोलते हैं। हाजी क्या करते हैं? शैतान के पिलर लगे होते हैं, तो वहाँ पर ठहर के फिर पत्थर फेंकते हैं। ये भी एक समझ लो हज का एक पार्ट है, एक उसका रुकन है। एहराम इज़। पूछा गया कि एहराम क्या है? एहराम एक्चुअल में क्या है? ड्रेस। ये एक ड्रेस है या स्टेट फॉर उम्रा और हज। इसमें क्या होता है कि जो हाजी होते हैं वो एक ख़ास किस्म की चादर पहनते हैं, और इसमें फिर हम ये भी नियत करते हैं, इसमें नियत होती है कि हम उम्रा करने जा रहे हैं या हज करने जा रहे हैं। तो ये एक हालत भी है और साथ में इसमें एक ड्रेस भी शामिल है, तो दोनों को ही कहते हैं हम एहराम। तो ये किस लिए होता है कि जो भी बंदा जब हरम शरीफ की हदूद में दाखिल होता है तो उस पर फ़र्ज़ होता है कि वहाँ पर वह एहराम बांधेगा, नियत भी करेगा, साथ में वो जो स्पेशल ड्रेस है वो भी उसने पहनना है, जो कि चादरी होती हैं, ठीक है। तो फिर उसका फिर वहाँ से अगर उसने उम्रा करना है तो वो उम्रा करेगा, हज करना है तो उसने हज करना है, अपने स्टेप आगे करने हैं फॉलो। हज इज़ ऑब्लिगेटरी हाउ मैनी टाइम इन लाइफ। पूछा गया है कि हज जो है ज़िंदगी में कितनी बार जो है ना फ़र्ज़ है। तो ज़िंदगी में आपने एक बार करना है, बस एक बार आपने कर लिया, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप बार बार करें। बार बार करें, पैसा है तो ज़रूर जाएँ, एक खैर और बरकत का मकाम है, लेकिन ये एक बार फ़र्ज़ है। जैसे कि नमाज हमारे पास ज़िंदगी में कितनी बार फ़र्ज़ है? 5 टाइम फ़र्ज़ हैं डेली, ठीक है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ हज आर देयर इन द इस्लाम। पूछा गया है कि हज जो है ना कितनी टाइप के, टाइप से मुराद ये है कि कितने तरीके के, ठीक है। टाइप्स नहीं कहेंगे, हमने क्या कहेंगे? तरीके कहेंगे। यहाँ पे टाइप्स जो है वो एज अ तरीका इस्तेमाल हो रहा है, मेथड इस्तेमाल हो रहा है। तो हज के कुछ तरीके भी होते हैं, वो कितने हैं? 3 तरीके के होते हैं। वो कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ आगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास, द 3 टाइप्स ऑफ हज आर। तो पूछा गया कि जो 3 तरीके के हज हैं वो कौन कौन से हैं, कितने हैं, कौन कौन से हैं? इसमें जो है एक होता है इफराद, फिर किरान और तमत्तो, ठीक है। ये 3 तरह के हज क्या है? एक्चुअल में हैं तो ये वही वाले, ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ फ़र्क है एहराम का। एक में क्या होता है कि हम एहराम बांधते हैं और उम्रा की नियत कर लेते हैं, दूसरे में हम क्या करते हैं? हज की नियत कर लेते हैं, और तीसरे में ये होता है कि हम उम्रे की भी नियत भी करते हैं और हज की भी करते हैं और एहराम एक बार बांधते हैं। तो आगे हम पढ़ लेते हैं। हज इफ़राद मीन्स। पूछा गया है कि हज इफ़राद का मतलब क्या है? परफॉर्मिंग क्या ओनली हज, ठीक है। इफ़राद का मतलब क्या होता है? सिर्फ आप हज की नियत से अगर आप एहराम बांधते हैं तो ये होता है हज इफ़राद। इफ़राद मतलब सिंगल, ठीक है, फ़र्द।
अच्छा, इन हज किरान आप पिलग्रम परफॉर्म, पूछा गया है कि जो अगर कोई बंदा हज किरान करता है तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा, तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा, उसने हज भी करना है और साथ में क्या करना है, उसने उम्रा भी करना है। इन वन एहराम, और एहराम भी एक ही बांधेगा, ठीक है, एक ही एहराम बांधेगा जिसमें वो नियत कर लेगा कि मैं उम्रा भी करूँगा और मैं अपना हज भी करूँगा, और एहराम उसका वही बंधा रहेगा साथ ही। उसके बाद है हज तमत्तो मीन्स, हज तमत्तो जो है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि पहले उसने उम्रा करना है, फिर उसने क्या करना है उसी सीज़न में उसी साल में, ठीक है, तो उसने क्या कर लेना है, हज कर लेना है। ये भी एक आप कर सकते हैं। उसके बाद है विच टाइप ऑफ हज रिक्वायर्ड सेपरेट एहराम फॉर उम्रा एंड हज, पूछा गया कि कौन सी टाइप का जो हज है जिसमें हमें अलग से एक एहराम की ज़रूरत होती है उम्रा के लिए और हज के लिए, मतलब उम्रा के लिए आपने अलग एहराम बांधना है, हज के लिए अलग बांधना है, तो ये कौन सा टाइप का हज होता है, ये होता है हज तमत्तो, ये होता है, ठीक है। विच टाइप ऑफ हज इज़ कंसिडर्ड ईजीएस्ट फॉर पिलग्रिम, पूछा गया है कौन सी टाइप का जो हज है वो जो हाजी होते हैं उनके लिए ईजीएस्ट काउंट होता है, तो वो कौन सा होता है, हज तमत्तो ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें आपने अलग अलग एहराम बांधने होते हैं, ठीक है, सेपरेट एहराम बांधने होते हैं। पहले आप मतलब उम्रा कर लीजिए, फिर उसके बाद आप एहराम खोल दीजिए, रेस्ट कर लीजिए, कुछ दिनों के बाद फिर आप फिर दोबारा से एहराम बांध लीजिए, तो आप हज कर लीजिए, तो इसमें एक रेस्ट मिल जाता है, गैप मिल जाता है। लेकिन जो दूसरे हैं उसमें आपको गैप नहीं मिलेगा, उसमें यह है कि अगर आपने अपना बांध लिया है, अपना एहराम बांध लिया, तो आपने उम्रा भी करना होगा, साथ में फिर आपने हज भी करना होगा अगर आप हज किरान कर रहे हैं तो। इन हज इफ़राद आप पिलग्रिम परफॉर्म्स उम्रा, पूछा गया है कि हज इफ़राद में जो अपना एक हाजी होता है वो उम्रा परफॉर्म करता है, तो उसमें कहता है कि उसके अंदर क्या क्या शामिल है, बिफ़ोर हज, हज से पहले, आफ्टर हज, नॉट इंक्लूडेड, तो नॉट इंक्लूडेड है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक ही बार आपने सिंगल बार करना होता है, इसमें दोनों शामिल नहीं है। हज किरान इज़ परफॉर्म विद, पूछा गया है कि हज किरान किसके साथ परफॉर्म होता है, वन एहराम फॉर बोथ हज एंड उम्रा, ठीक है, तो यही वाला आंसर रहेगा क्योंकि हज किरान में क्या होता है, एक ही एहराम के साथ आपने क्या करना होता है, हज भी अदा करना होता है, साथ में आपने उम्रा भी अदा करना होता है, ये इसमें फ़र्क है। विच टाइप ऑफ हज इज़ मोस्ट कॉमनली परफॉर्म बाय पिलग्रिम्स फ्राम आउटसाइड मक्का, पूछा गया है कि किस टाइप का जो हज है ज़्यादातर जो बाहर के लोग आते हैं मक्का से, तो वो जो है ना इस टाइप का हज को करते हैं, इस मेथड को करते हैं, तो वो कौन सा है, तमत्तो ही है। क्योंकि जो बंदा बाहर से आता है ना तो वो क्या करता है, दोनों चीज़ें करता है, क्योंकि उसने बार बार तो आना नहीं है, मक्का को तो रहने वाला नहीं है, वो पाकिस्तान से गया हुआ है या किसी और कंट्री से गया हुआ है, तो वो दोनों चीज़ें करता है, जिसमें वो उम्रा भी अदा करता है और साथ में वो अपना हज भी कर लेता है, तो दोनों चीज़ें हो जाती हैं और अक्सर ऐसा ही करते हैं, गए होते वैसे होते हैं। तो यहाँ पर हमारी 60 MCQs ये वाली कंप्लीट हो जाती हैं। अब जो है वैसे तो हमने 150 MCQs करनी है डेली, लेकिन आपने क्या करना है, अब आज मैं आपको 150 MCQs नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि पहला दिन है समझ लो एक किस्म का, तो आपको मैं सिर्फ 100 MCQs करवाऊँगा, बल्कि 110 MCQs करवाऊँगा, तो 150 MCQs आपसे नहीं करवा रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब आपने करना है जनरल नॉलेज को, ठीक है। जनरल नॉलेज में जो हम पढ़ने वाले जो कि मैंने आपको पहले बताया था, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो कैपिटल सिटीज़ हैं दुनिया के वो हमने पढ़ने हैं। कैपिटल सिटीज़ होते क्या हैं ये आपको बता देता हूँ। कैपिटल का मतलब होता है दारुल हुकूमत, ठीक है। किसी भी अपना कंट्री के जो बड़े शहर होते हैं या दारुल हुकूमत होता है, ख़ास तौर पे इसे हम बोलते हैं दारुल हुकूमत। जैसा कि पाकिस्तान का क्या है, इस्लामाबाद। अब दारुल हुकूमत क्यों अहम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट बैठती है, हमारा वज़ीर आज़म, हमारा सदर, हमारे सुप्रीम कोर्ट, हमारे जो मेन इदारे को हेड क्वार्टर्स है वो भी यहाँ पर होते हैं। तो इसीलिए हेड क्वार्टर हर कंट्री के लिए अहम होता है, इसीलिए हमने ये तैयार करना है, इसके सवालात आते हैं। अब हमने क्या करना है, जितने भी कंट्रीज़ शामिल हैं उन सब के हमने हेड क्वार्टर याद करने हैं। उसके लिए जो सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि आपने उसकी क्विज़ करनी है हमारी वेबसाइट पर जाके। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको वो जल्दी से याद हो जाएंगे, वरना मैं PDF भी आपको भेज दूँगा, इसमें आपने परेशान नहीं होना। लेकिन सबसे जो बेस्ट तरीका रहेगा वो आपके लिए क्या रहेगा कि आपने उसकी क्विज़ करनी है हमारी वेबसाइट पे जाके। वो कैसे करनी है, आपने चला जाना है सीधा गूगल पर, ठीक है। हर किसी के पास गूगल होता है, तो गूगल पर आके आपने लिख देना है हमारी वेबसाइट का नाम जो कि है ilmiway.net। ये आप लिख देंगे और ये आपने पहली वेबसाइट हमारी खोल लेनी है। यहीं से आपने इसे क्विज़ करने, अगर कोई ऐड वगैरह शो हो तो उसको बंद कर देना, वो गूगल की तरफ से होता है। तो यहाँ से आपने ऑनलाइन MCQs पे कर देना है क्लिक, ठीक है। जैसे कि ये ऐड शो हो गया तो आप इस टाइप के ऐड को बंद कर देना। अच्छा, उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास, यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है जनरल नॉलेज के MCQs को, क्योंकि हम जो कैपिटल सिटी है हम यहाँ से करने वाले हैं।
नीचे आ जाएंगे। बिल्कुल ये वाले नहीं करने आपने जो आपको शो हो रहे हैं, ये हम अपने अगले क्लासेस में करेंगे। फ़िलहाल आपने क्या करने हैं, नीचे आ जाएंगे। बिल्कुल यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक सेक्शन जिसका नाम है कैपिटल सिटी ऑफ एशियन कंट्रीज़। ठीक है, देखो दुनिया में 7 बड़े आज़म हैं और एक बड़े आज़म तो कोई रहता भी नहीं है जो कि बर्फ़ से बना हुआ है, जो बाकी 6 हैं। तो इनमें जितने भी कंट्रीज़ आते हैं हम सब के करेंगे, जैसा कि एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये सारे बड़े आज़म है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, हम सब के कंट्रीज़ करेंगे। लेकिन अभी जो हम करने वाले हैं वो कौन से करेंगे, एशियन कंट्रीज़ के, जिसमें पाकिस्तान भी आता है, इंडिया भी आता है, जितने भी एशिया की कंट्री आते हैं। ठीक है, तो आपने क्लिक कर देना है इस पर, कैपिटल ऑफ एशियन कंट्रीज़। ठीक है, तो आज इसमें हम यही वाले करेंगे। 50 MCQs हैं, ये 50 सी कंट्री हैं एशियंस, तो आपने सिर्फ ये वाले करने हैं। तो पहला सवाल हमारे पास यहाँ पर आपको शो हो रहा है, ये है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान का कैपिटल क्या है? अफ़गानिस्तान का कैपिटल क्या है, सबको पता होना चाहिए। ये अफ़गानिस्तान का कैपिटल का नाम है काबुल। ठीक है, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। अगर आपका आंसर होगा ठीक तो यहाँ पर ये आपको बताएगा भी सही कि आपने गलत लगाया है, सही लगाया है, तो नीचे इसका आंसर भी आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ आर्मेनिया। आर्मेनिया भी एक कंट्री है, इसका दारुल हुकूमत पूछा गया है, तो इसका जो दारुल हुकूमत है वो कौन सा है, येरेवान है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ आज़रबाईजान। आज़रबाईजान का कैपिटल सिटी क्या है, ये है बाकू। ठीक है, अच्छा इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। आप इसको अगर 3 से 4 बार इसको दोहराओगे ना तो आप फिर मुझे दुआएं दोगे कि सर बिल्कुल ठीक कह रहे थे। अगर आप इसको 4 से 5 बार बार कर लेते हैं तो ये आपको उसी टाइम याद हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। तो 4 से 5 बार जस्ट आपने इसको अपना दोहराना है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ बहरीन। बहरीन भी एक कंट्री है एशिया का, इसका कैपिटल पूछा गया है, तो इसका कैपिटल कौन सा है इसमें से, तो बहरीन का जो है वो मनामा है। ठीक है, द कैपिटल, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश हमारा ही हिस्सा था, मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग हो चुका है अब तो बांग्लादेश का कैपिटल जो है वो क्या है, ढाका है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ भूटान। भूटान का कैपिटल क्या है, भूटान भी एक एशियन कंट्री है, इसका कैपिटल है थिम्फू। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ब्रुनाई। ब्रुनाई का कैपिटल सिटी क्या है, ये भी एशियन कंट्री है, तो इसका है बंदर सिरी बेगवान। ठीक है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ कंबोडिया। कंबोडिया का कैपिटल क्या है, कंबोडिया का कैपिटल है फेनोम पेन। ठीक है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ चाइना। चाइना का कैपिटल सिटी कौन सा है, चाइना का है बीजिंग। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ साइप्रस। साइप्रस का कैपिटल सिटी क्या है, निकोसिया। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ जॉर्जिया। जॉर्जिया भी एक एशियन कंट्री है, इसका कैपिटल सिटी जो है वो क्या है, तिब्लिसी है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया हमारा प्यारा हमसाया जिसको हम सुबह शाम गालियाँ देते रहते हैं, तो ये इसका जो कैपिटल सिटी है वो कौन सा है, न्यू दिल्ली है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ द इंडोनेशिया। इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है और सबसे ज़्यादा मुसलमान भी यहीं पर आपको मिलेंगे परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो। ये पूरा समझ लो मुसलमानों का ही कंट्री है, 99% यहाँ पर मुसलमान रहते हैं और जजीरों से मिलकर बना हुआ है। इसके जो मुल्क है इसमें बहुत ज़्यादा जजीरे हैं, तकरीबन 17,500 जजीरे हैं इसके सिर्फ और सिर्फ। तो इसका जो कैपिटल सिटी है वो कौन सा है, जकार्ता है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ईरान। ईरान का कैपिटल क्या है, ईरान का कैपिटल है तेहरान, हमारा हमसाया मुल्क। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इराक। इराक का कैपिटल क्या है, बगदाद है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इज़राइल। इज़राइल का कैपिटल क्या है, तेल अवीव है। ठीक है, अच्छा ये अपने आप को कहता है कि मेरा कैपिटल जो है ना जेरूसलम है, लेकिन पाकिस्तान और जो बाकी कंट्री है मुस्लिम वो इसको नहीं मानते, वो कहते हैं तूने कब्ज़ा किया हुआ है और ये वैसे भी इसको जितनी गालियाँ दो उतनी कम है इस कंट्री वाले के लोगों को। ठीक है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ जापान। जापान का कैपिटल क्या है, जापान का जो कैपिटल है वो है टोक्यो। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ जॉर्डन। जॉर्डन इस्लामिक कंट्री है, इसे हम उर्दन भी कहते हैं उर्दू में, तो इसका जो कैपिटल सिटी है वो है अमान। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ कज़ाकिस्तान। कज़ाकिस्तान का कैपिटल जो है वो है आस्ताना। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ कुवैत। कुवैत का कैपिटल सिटी कौन सा है, कुवैत का दारुल हुकूमत कौन सा है, तो इसका नाम है कुवैत सिटी। कुछ कंट्री ऐसे हैं जिनका दारुल हुकूमत उन्हीं के नाम पर, जैसे कि कुवैत का कुवैत सिटी, सिंगापुर का सिंगापुर सिटी, ऐसे और भी कंट्री हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान। किर्गिस्तान का जो है बिश्कीक है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ लॉस। लॉस का क्या है, लॉस का है वियंटन। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ लेबनान। लेबनान का कैपिटल सिटी पूछा गया, यहाँ पर लेबनान का जो है बैरूत है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद कर लेना। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मलेशिया। मलेशिया मुस्लिम कंट्री है, इसका जो कैपिटल सिटी है वो कौन सा है, कुआलालंपुर है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मालदीव्स। मालदीव जिसे हम मालदीव भी कहते हैं उर्दू में, इसका जो कैपिटल सिटी है वो है मेल।
व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मंगोलिया? मंगोलिया का कैपिटल सिटी कौन सा है? ये चाइना के करीब में लगता है मंगोलिया, तो इसका है उलान बातर। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ म्यांमार? म्यांमार इंडिया के करीब में लगता है, इसका पुराना नाम है बर्मा, अब नया नाम जो है इसका वो क्या है? म्यांमार है। तो इसका कैपिटल सिटी जो है वो है नेपिडो। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ नेपाल? नेपाल का कैपिटल पूछा गया, नेपाल का कैपिटल है काठमांडू। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ नॉर्थ कोरिया? नॉर्थ कोरिया का कैपिटल सिटी कौन सा है? नॉर्थ कोरिया का है प्योंगयांग, ठीक है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ओमान? ओमान का कैपिटल यहाँ पर पूछा गया है, ओमान का है मस्कत। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? हमारा प्यारा पाकिस्तान, इसका कैपिटल सिटी कौन सा बनेगा? इस्लामाबाद, ठीक है। अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान का पहले वाला कैपिटल कौन सा था, तो पहले जो था ये कौन सा था? हमारा कराची कैपिटल हुआ करता था, फिर बाद में जनरल अयूब साहब ने इसको शिफ्ट कर दिया था इस्लामाबाद की तरफ, इसलिए हमारा पहला कैपिटल जो है वो कौन सा है? कराची है, अगर ओल्डेस्ट पूछा जाए, लेकिन ये फिर बाद में चेंज हो गया, तो इस्लामाबाद अभी हमारा क्या है? कैपिटल सिटी है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ़लस्तीन? फ़लस्तीन का पूछा गया यहाँ पर, तो ये है रामला, ठीक है। हालांकि ये इसको हम बोलते हैं जेरूसलम बोलते हैं, लेकिन इनकी गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रामला में शिफ्ट है, इसलिए इसको आर्जी तौर पर रामला रखा हुआ है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ़िलिपाइन? फ़िलिपाइन जो है, फ़िलिपाइन भी एक कंट्री है एशियंस, इसका कैपिटल जो है वो है मनीला। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ कतर? कतर का कैपिटल क्या है? कतर का जो कैपिटल है वो है दोहा, यह अरब कंट्री में से आता है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ रशिया? रशिया का कैपिटल क्या है? रशिया का है मॉस्को, रशिया मतलब रूस, ठीक है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया? सऊदी अरेबिया का कैपिटल सिटी क्या है? सऊदी अरेबिया का है रियाद। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ सिंगापुर? सिंगापुर का कैपिटल सिटी, सिंगापुर का सिंगापुर सिटी ही है, ठीक है, एक ही इसका नाम उसी के नाम पर है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया? साउथ कोरिया का कैपिटल सिटी जो है वो सियोल है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका का जो कैपिटल सिटी है वो है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ सीरिया? शाम, ठीक है। शाम का जो कैपिटल सिटी है वो क्या है? दमास्कस है, इसको उर्दू में शाम कहते हैं। व्हाट इज़ दिस कैपिटल ऑफ द ताइवान? ताइवान का कैपिटल सिटी क्या है? इसका है टैपी, सॉरी, ठीक है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान? ताजिकिस्तान का कैपिटल क्या है? ताजिकिस्तान का जो है वो दुशांबे है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ थाईलैंड? थाईलैंड का कैपिटल सिटी बैंकॉक। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ तैमूर लिस्ट? ठीक है, तैमूर लिस्ट का दिल्ली है, इसका ख्याल करना है आपने। ये एक इंडिया का कैपिटल है, उसका नाम है न्यू दिल्ली, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ क्या है? दिल्ली से पढ़ते हैं, DILI, इसलिए उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ख्याल करना है आपने। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ तुर्की? तुर्की का पूछा गया यहाँ पर, इसका अब जो नाम है वो है तुर्किया, ठीक है, नाम इन्होंने चेंज कर दिया है, तो इसका जो कैपिटल है वो है अंकारा। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ तुर्कमेनिस्तान? तुर्कमेनिस्तान का जो कैपिटल सिटी है वो है अशगाबत। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड अरब अमारात? UAE, ठीक है, तो इसका जो है वो अबू धाबी है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ उज़्बेकिस्तान? उज़्बेकिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है, ये इसका जो कैपिटल सिटी वो है ताशकंद। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ वियतनाम? वियतनाम का कैपिटल सिटी क्या है यहाँ पर पूछा गया, तो इसका है हनोई। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ यमन? यमन का कैपिटल सिटी क्या है? वो सना है, ठीक है। तो ये हमारे 50 MCQs हैं और मैंने 50 में से 50 नंबर लिए हैं, तो आपको यहाँ पर नंबर भी शो होंगे। तो आपने इसको तैयार कैसे करना है? आप इसको बार बार करते रहना, यहाँ पर क्लिक करके दोबारा से इसको रिलोड कर लेना, तकरीबन 3 से 4 बार आपने इसको रिपीट करना है, तो आपको ये वाले भी तैयार हो जाएंगे। तो आज हमने किए हैं तकरीबन 110 MCQs, नेक्स्ट क्लासेस में हम 150 ही करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट यही है। तो जो बच्चे क्लास लेना चाहते हैं व्हाट्सएप पर रब्ता कर लेना, थोड़ी सी फ़ीस है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, 1500 रुपये फ़ीस रहेगी, तो हम आपको क्लास में शामिल कर देंगे। और टाइम की कोई भी लिमिट नहीं है, आपका जब दिल चाहे क्लास दे सकते हैं, क्योंकि जितनी भी क्लास होती हैं न्यू वो हमारी वेबसाइट पर आ जाती हैं और वो आपको देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।